नमस्कार। जेपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जेपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, हीट एंड थर्मोमीट्री। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को समझा, स्केल ऑफ टेम्परेचर देखी और उनके बीच के रिलेशन का अध्ययन किया। इसके अलावा आपने मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को देखा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 विधियों के द्वारा होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन होता है ठोसों में, जबकि संवहन होता है द्रव और गैसों में। चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन और संवहन एक स्लो प्रोसेस है, जबकि विकिरण एक फास्ट प्रोसेस है। चालन को आप समझ चुके हैं इससे पहले की वीडियो लेक्चर में, और आज हम देखेंगे ऊष्मा संचरण की संवहन विधि को और ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि को। तो स्टार्ट करते हैं ऊष्मा संचरण की संवहन विधि से। संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण मुख्यतः द्रवों तथा गैसों में होता है, क्योंकि ठोसों में तो चालन के द्वारा होता है। संवहन नेचुरल भी हो सकता है, प्रेरणित भी हो सकता है। प्राकृतिक संवहन में पदार्थ की गति घनत्व में अंतर के कारण होती है। प्राकृतिक संवहन को समझने के लिए हम एक धात्विक पात्र में जल को गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊष्मीय स्रोत से ऊर्जा पाकर पात्र के पेंदे के निकट का जल है वो प्रसारित हो जाता है। उसके प्रसारण से उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। उत्प्लावन के कारण ये ऊपर उठता है तथा ऊपर का ठंडा जल इसे प्रतिस्थापित करता है। अब ये पुनः गर्म होता है तथा ठंडे जल को प्रतिस्थापित होता है, और यही प्रक्रिया जारी रहती है। इस प्रकार संवहन में द्रव के विभिन्न भागों का स्थूल अभिगमन होता है। इस श्रृंखला को आप संवहन धारा से निरूपित करते हैं। इस प्रकार से गैसों में भी संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल है जैसे वायु, जिसके कारण ऊष्मा का जो संचरण है वो अधिक ताप होने से निम्न ताप क्षेत्र में होता है। उक्त घटना को आंखों से देखने के लिए हम पानी में KMnO4 क्रिस्टल के कुछ कण डालते हैं। जैसे ही KMnO4 क्रिस्टल के कणों को पानी में डालते हैं, हम देखते हैं कि गर्म करने पे KMnO4 के कण ऊपर की ओर गति करते हैं, और इन संवहन धाराओं को रंग के आधार पे भी आसानी से देखा जा सकता है। प्रेरणित संवहन में पदार्थ को किसी पंप या ब्लोअर द्वारा गति कराने हेतु विवश कराया जाता है। संवहन के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। किसी स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो एक पंप की तरह कार्य करता है और रक्त को पूरे शरीर में संचरित करता है, जिसके कारण पूरे शरीर का जो टेम्परेचर है वो एक समान बना रहता है। ये प्रेरणित संवहन का उदाहरण है कि हार्ट के पंप करने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठंडे प्रदेशों में सर्दी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, जबकि बंद कमरे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने के लिए कंडीशनर को हम ऐसे हीटर की तरह यूज़ में लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें कि पृथ्वी को विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों पर सूर्य से अलग अलग ऊष्मा प्राप्त होती है। विषुवत रेखा पे ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किरणें सीधी गिरती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राप्त ऊष्मा की वैल्यू कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वहाँ सूर्य की किरणें नहीं गिरती है। 6 महीने का रात, 6 महीने के वहाँ पे दिन होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। इस प्रकार विषुवतीय रेखीय ध्रुवों के वायु का तप्त होना और ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु का ठंडा होना, शीतल होना का यही कारण है कि किन्हीं अन्य कारणों की अनुपस्थिति में विषुवत रेखीय ध्रुवों से वायु का संचरण ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है और पुनः विषुवतीय ध्रुवों की ओर आती हैं। उक्त धाराओं को आप व्यापारिक धाराएं कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपने देखे संवहन के। चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्राकृतिक संवहन के कारण ही दिन में जो सागर महासागर है उनकी तुलना में जो थल भाग है वो शीघ्र गर्म हो जाता है। इस घटना के मूल कारण जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा और मिश्रित धाराओं द्वारा अवशोषित ऊष्मा को
बड़े आयतन के जल के सब भागों में विस्तृत करना है, जबकि गर्म थल के संपर्क वाली वायु चालन द्वारा गर्म होने पे ऊपर की ओर फैलती है। गर्म होने पे वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और ऊपर फैलती है, और अधिक घनत्व की वायु उसका रिक्त स्थान उसको भर देती है। फलतः गर्म वायु ऊपर उड़ती है और जो आपका थल था वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार आपने संवहन को देखा कि वो ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा होता है, और ये मेनली द्रव और गैसों में होता है। ये दो तरह का हो सकता है, नेचुरल और प्राणोणिक। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये भी चालन की तरह एक स्लो प्रोसेस है। अब हम ऊष्मा संचरण की तीसरी और अंतिम विधि रेडिएशन या फिर कहें विकिरण को देखते हैं। तो विकिरण या रेडिएशन, विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा के संचरण में किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने देखा था कि विकिरण का सबसे मेन एग्जाम्पल है सूर्य से ऊष्मा की किरणों का पृथ्वी पे आना, जो कि सूर्य और पृथ्वी की सतह के मध्य कई करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और उस कई करोड़ किलोमीटर की दूरी में निर्वात के अंदर भी आपका जो विकिरण है वो गति करता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेडिएशन विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यदि हम आग के पास खड़े होते हैं तो हमें तुरंत गर्म लगना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? ये भी विकिरण के ही कारण है, क्योंकि जो वायु है वो अल्प ऊष्मा चालक है तथा संवहन धाराएं इतनी शीघ्रता से स्थापित नहीं हो पाती। संवहन तो स्लो प्रोसेस है, पर जो रेडिएशन है वो फास्ट है। रेडिएशन ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अतः तरंगों की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग भी हो सकती हैं। ये तरंगे प्रकाश की गति यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हैं। सभी गर्म पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित कर सकते हैं, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसके ताप के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों, वह जैसे गर्म लाल लोहे से विकिरण को ऊष्मा विकिरण कहते हैं। ऊष्मा विकिरणों की तरंगदैर्घ्य 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। ये तरंगें सीधी रेखा में गमन करती हैं तथा परावर्तन व अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। जैसे प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप से अधिक ताप पर होने पे ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कर सकती है। कोई भी गर्म वस्तु है वो रेडिएशन निकालेगी, यानी 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर की कोई भी वस्तु है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी ऊष्मीय विकिरणों को निकालेगी, ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। जब किसी वस्तु पे विकिरण आपतित होते हैं, मान लिया आपतित विकिरण क्यू थे, तो उस आपतित विकिरण क्यू में से जो उसका कुछ भाग क्यू आर है वो तो परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जबकि कुछ भाग क्यू ए उसका अवशोषण हो जाएगा, और क्यू आर क्यू ए के अलावा जो भाग बच गया उसका पारगमन या उसका कहीं ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि क्यों आपका इंसिडेंट हो रहा था, आपतित हो रहा था। क्यू में से कुछ भाग तो हो जाएगा रिफ्लेक्ट यानी क्यू आर, कुछ भाग हो जाएगा अवशोषित यानी क्यू ए, और बचा हुआ भाग हो जाएगा ट्रांसमिट यानी पारगमित क्यू टी। तो क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। क्यू को इनके नीचे लेके आएंगे तो आ जाएगा क्यू आर बटा क्यू प्लस क्यू ए बटा क्यू प्लस क्यू टू बटा क्यू बराबर 1। अब क्यू आर बटा क्यू को आपने प्रदर्शित किया आर से, क्यू ए बटा क्यू को प्रदर्शित किया ए से, क्यू टू बटा क्यू को प्रदर्शित किया टी से, जहाँ पे आर ए टी क्या है, परावर्तन गुणांक है आर, तो ए अवशोषण गुणांक है, टी आपका पारगमन गुणांक है। तो हम देखते हैं परावर्तन गुणांक आर क्या है, वस्तु द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा क्यू आर बटे वस्तु पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा क्यू। क्यू आर और क्यू का जो रेशियो है वो कहलाता है परावर्तन गुणांक आर। इसी प्रकार अवशोषण गुणांक ए क्या होता है, वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा क्यू ए बटा वस्तु पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा क्यू, यानी क्यू ए बटा क्यू है। क्यू ए और क्यू का जो अनुपात है वो आपका अवशोषण गुणांक कहलाता है, जिससे आप इसे प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पारगमन गुणांक क्या होता है, वस्तु द्वारा पारगमित विकिरणों की मात्रा क्यू टी बटा वस्तु पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा क्यू, यानी क्यू टी और क्यू का जो अनुपात है वही पारगमन गुणांक है, इसे आप टी से प्रदर्शित करते हैं।
तो इससे क्या पता चला कि क्यों आपने अप्लाई किया, क्यों आपने इंसिडेंट किया, क्यों का कुछ पार्ट उसने रिफ्लेक्ट किया, क्यों का कुछ भाग उसने अवशोषित किया, शेष बचे भाग को उसने पारगमित कर दिया। तो इस प्रकार आपके पास आया परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक, पारगमन गुणांक। परावर्तन गुणांक को R से प्रदर्शित किया, अवशोषण गुणांक को A से प्रदर्शित किया, पारगमन गुणांक को T से प्रदर्शित किया। परावर्तन गुणांक R था जो उसने रिफ्लेक्ट किया बटे जो उस पर आपतित हुआ था। इसी प्रकार अवशोषण गुणांक A क्या था, जो उसने अवशोषित किया बटे जो उस पर इंसिडेंट हुआ था। पारगमन गुणांक क्या था, जो उसने ट्रांसमिट कर दिया, जो उसने पारगमित कर दिया बटे उस पर इंसिडेंट क्या था। अतः परावर्तन, अवशोषण और पारगमन वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पे और आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करती है। तो रेडिएशन आपने देखा कि एक फास्ट प्रोसेस है। रेडिएशन के लिए किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन और संवहन स्लो प्रोसेस है। चालन संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन ठोसों में होता है, जबकि संवहन है वो आपका द्रव और गैसों में होता है। रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने ऊष्मा संचरण की 3 विधियों चालन, संवहन, विकिरण का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।